देन कम्स द प्राइसिंग ऑफ एन इशू। और प्राइसिंग कौन डिसाइड करता है? अगेन मैंने बोला था मर्चेंट बैंकिंग का काम होता है प्राइसिंग डिसाइड करना कि शेयर्स किस प्राइस पे पब्लिक को ऑफर किए जाएंगे। मैनेजमेंट केवल जो कंपनी होती है वो केवल मर्चेंट बैंकर्स को ये बताती है कि उन्हें कितना फंड रेज करना है। तो लेट्स से वो ये बताएंगे कि उन्हें 5,000 करोड़ रुपीस रेज करने हैं पब्लिक से। फिर उसके बाद मर्चेंट बैंकर का काम है कि प्राइसिंग कैसे रखनी है उस इशू की और कितनी क्वांटिटीज जो है ऑफर करनी है। तो एक बार देखते हैं कि प्राइसिंग करने के दो तरीके होते हैं एज पर द सेबी। या तो फिक्स प्राइस इशू है या फिर प्राइस डिस्कवरी मेथड है जिसको हम बुक बिल्डिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। फिक्स प्राइस इशू मैंने बताया था कि एक सिंगल प्राइस देना होता है, सिंगल प्राइस इज कोटिंग इन रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, और इन्वेस्टर्स को सिर्फ उसी प्राइस पे अपनी बिड्स को लगाना होता है। जिसको जितने शेयर्स चाहिए होते हैं वो उस फिक्स प्राइस पे कोट कर देते हैं। और प्राइस डिस्कवरी के अंदर एक प्राइस बैंड बताना पड़ता है हमें प्रोस्पेक्टस में, और प्राइस बैंड के अंदर एक फ्लोर प्राइस होगा, एक कैप प्राइस होगा। तो मान के चलते हैं अगर फ्लोर प्राइस 100 रुपीज रखा है तो कैप प्राइस की मैक्सिमम रेंज कितनी हो जाएगी? 120 रुपीज। तो इसके अंदर मिनिमम रेंज मिलेगी 105 एंड मैक्सिमम विल बी 120। तो फ्लोर प्राइस और कैप प्राइस के बीच में डिफरेंस जो हो सकता है वो मिनिमम 5% हो सकता है और मैक्सिमम जो है 20% हो सकता है। ठीक है, तो प्राइस या तो 100 से 105 के बीच रखा जाएगा या 100 से लेके 120 रुपए तक में मैक्सिमम वो रख सकते हैं। उसके बाद इन्वेस्टर्स को जब प्राइस बैंड पता चलेगा तो इन्वेस्टर्स अपनी बिड्स एक पर्टिकुलर प्राइस पे लगा देंगे। तो उसके बाद जब ऑफर पीरियड खत्म होगा कंपनी एक कट ऑफ प्राइस डिक्लेयर करेगी या मर्चेंट बैंकर एक कट ऑफ प्राइस निकालेगा जिस प्राइस पे सबसे ज़्यादा बिड्स मिली हैं। फिर कट ऑफ प्राइस के हिसाब से जो है शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। तो जिन इन्वेस्टर्स ने कट ऑफ प्राइस या उससे ज़्यादा के प्राइस पे लगाया होगा बिड्स अपना तो उनको शेयर अलॉट हो जाएंगे। तो ऐसे होता है प्राइसिंग ऑफ एन इशू। एक बार यहाँ भी पढ़ लेते हैं। इशू प्राइसिंग इन आईपीओ इज अ डिटरमिन्ड बेस्ड ऑन द कंपनीज फंडामेंटल प्रीवेलिंग मार्केट वैल्यूएशंस। तो मान के चलिए कि कंपनी की जो पीर ग्रुप की कंपनीज ऑलरेडी लिस्टेड होंगी, पीर ग्रुप कंपनीज जो ऑलरेडी लिस्टिंग है उनकी वैल्यूएशन कौन से पैरामीटर्स पे है तो वो भी डिपेंड करता है। ठीक है, द फंडामेंटल वुड कंसिस्ट ऑफ बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स इन द फ्यूचर, ये हम ऑलरेडी बहुत बार कवर कर चुके हैं। द इश्योर में ऑफर इट स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज एट डिफरेंट प्राइसेस सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग। मैंने बताया था डिफरेंट इन्वेस्टर क्लास को आप डिफरेंट कंपनीज जो है डिफरेंट प्राइसेस पे शेयर्स अलॉट कर सकती है। जैसे रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं उनको बहुत बार डिस्काउंट पे दिया जाता है एज कम्पेयर टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। सो रिटेल इन्वेस्टर्स और एम्प्लॉयज एंटाइटल्ड टू रिजर्वेशन मे बी ऑफर्ड स्पेसिफाइड सिक्योरिटी एट अ लोअर प्राइस not more than 10% of the offer of the price at which the net offer is made to the other categories, यानी इंस्टीट्यूशनल। तो इंस्टीट्यूशनल वाले जो हैं उनसे इनको 10% से ज़्यादा का डिस्काउंट नहीं मिलना चाहिए और मोस्ट प्रोबेबली कितना होता है 5 से 10% के बीच ही होता है। इन केस ऑफ बुक बिल्ड इशू the price of the securities the price of the securities offered to the anchor investor shall not be lower than the ऑफर प्राइस टू अदर पार्टिसिपेंट। और जनरली एंकर इन्वेस्टर्स जो है उनको ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ता है एज कम्पेयर टू रिटेल एंड एम्प्लॉयज़ कैटेगरी। और क्योंकि एंकर इन्वेस्टर्स खुद एक रिप्रेजेंटेटिव कैटेगरी में पैसा लगाते हैं और वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी हैं तो उनके साथ और फंड्स भी उनके पास होलसेल में होते हैं तो इसलिए उनको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है 1-2 रुपये से। द इश्योर में ऑफर द स्पेसिफाइड सिक्योरिटी टू इट्स एम्प्लॉयज एट अ प्राइस नॉट लोअर देन बाय मोर देन 10% ऑफ द फ्लोर प्राइस। ठीक है, तो इनको भी एम्प्लॉयज़ को जनरली डिस्काउंट पे दिया जाता है और अच्छी कंपनीज जो होती हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को डिस्काउंट पे जरूर देती है आईपीओ के अंदर शेयर्स। देन कम्स अंडर राइटिंग, और अंडर राइटिंग हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं तो मैं अब यहाँ पे दोबारा डिस्कस नहीं करूँगा, बस यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो पढ़ लेते हैं। द अंडर राइटिंग एग्रीमेंट की यहाँ पे बात हो रही है। द एग्रीमेंट शैल प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग, द पीरियड फॉर विच द एग्रीमेंट शैल बी इन फोर्स, तो ड्यूरेशन ऑफ द एग्रीमेंट। और फिर उसके बाद मर्चेंट बैंकर की ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, मर्चेंट बैंकर कितने अमाउंट देगा अंडर राइटिंग के अंदर और पीरियड कितने पीरियड के अंदर वो अमाउंट लाकर देगा। उसके बाद अंडर राइटर जो है उसकी कमीशन कितनी होगी, क्योंकि वो अंडर राइटिंग करता है तो अंडर राइटिंग वो इसलिए करता है क्योंकि उसको कमीशन ज़्यादा मिलती है। तो अंडर राइटिंग के अंदर वो अपने क्लाइंट्स के थ्रू या वो खुद अपने फंड्स के थ्रू पैसा लगाता है। फिर उसका डिटेल्स ऑफ अरेंजमेंट, अगर कोई अंडर राइटर और किसी से भी अरेंजमेंट करके देता है तो वो भी आप उसके अंदर एग्रीमेंट में लिखा जाएगा। फिर जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मर्चेंट बैंकर, अ मर्चेंट बैंकर एक्टिंग एज अ अंडर राइटर शैल नॉट डिराइव एनी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बेनिफिट ऑफ अंडर राइटिंग द इशू अदर देन द कमीशन और ब्रोकरेज पेबल अंडर द एग्रीमेंट। तो ये लिखा है, एक तो इनकी कोड ऑफ कंडक्ट में ये होना चाहिए कि अंडर राइटर जो है कमीशन के अलावा कोई और प्रॉफिट वहाँ से नहीं लेगा, कंपनी से प्रॉफिट नहीं लेगा या फिर किसी और तरीके की इनकम जनरेट नहीं करेगा।
At any point, the total underwriting obligation under all the agreements shall not exceed 20 times the net worth of the merchant banker. तो मान के चलिए मर्चेंट बैंकर की नेटवर्थ 25 करोड़ रुपीज़ है, तो इसका 20 टाइम्स यानी 500 करोड़ के अंडर राइटिंग का एग्रीमेंट कर सकता है, इससे ज़्यादा के नहीं कर सकता, तो 20 टाइम्स ऑफ द नेटवर्थ है. Every merchant banker acting as an underwriter in the event of being called upon to subscribe to securities of a body corporate according to an agreement for underwriting shall subscribe to such security within 45 days. तो मान के चलिए जब कंपनी से नोटिस आएगा कि अब कंपनी में शॉर्टफॉल हो गया, फंड्स का शॉर्टफॉल है आईपीओ प्रोसीज में, और अब आपको अंडरराइटिंग के थ्रू पैसा लेकर आना है, तो वो मैक्सिमम उसको 45 डेज के अंदर अपना कमिटमेंट फुलफिल करना पड़ेगा अंडरराइटर को. द इशू शैल बी अंडर रिटन बाय द लीड मैनेजर्स, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. And syndicate members provided that at least 75% of the net offer proposed to be compulsory allotted to the QIBs. ये हम पढ़ चुके हैं. जब फिर बुक बिल्डिंग इशू होता है तो उसके अंदर नेट ऑफर टू पब्लिक का 75% किसको जाता है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को जाता है. फिर सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन के अंदर और इशू कंडीशंस भी हैं, तो वो कंडीशंस भी एक बार ही पढ़ लेते हैं कि कौन सी कैटेगरी के अंदर, कौन सी रिजर्व कैटेगरी के अंदर किसको कितने शेयर्स मैक्सिमम अलॉट हो सकते हैं, तो एक बार वो पढ़ लेते हैं. हमने अभी प्रीवियस चैप्टर में जो पढ़ा था, वो ये पढ़ा था कि कितने, कौन सा इन्वेस्टर क्लास कितने की एप्लीकेशन लगा सकता है, और उसमें भी एंकर इन्वेस्टर्स की हमने बात करी थी. लेकिन अब हम ये पढ़ रहे हैं कि कौन सी इन्वेस्टर क्लास को मैक्सिमम कितने शेयर्स अलॉट किए जा सकते हैं. तो ये बात हो रही है कि बुक बिल्डिंग प्रोसेस है, तो नॉट लेस देन 35% टू द रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स. आईपीओ का 35% मिनिमम 35% रिटेल को, नॉट लेस देन 15%, मिनिमम 15% उसका नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को, और नॉट मोर देन 50% क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल को, मैक्सिमम 50% आपको देना है. और उसमें से 5% किसको जाएगा, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल का 5% म्यूचुअल फंड को कंपलसरी अलॉट करना है. और उसके बाद अगर अनसब्सक्राइब पोर्शन है, तो मान के चलिए यहाँ पे इंडिविजुअल कैटेगरी में शॉर्टफॉल हो गया, या इंस्टीट्यूशनल या क्यूआईबीज में शॉर्टफॉल हो गया, तो वो दूसरी कैटेगरीज को फिर वो आप अलॉट कर सकते हो, एक्सेस उसमें अलॉटमेंट हो सकती है. प्रोवाइडेड दैट इन एडिशन टू 5% एलोकेशन अवेलेबल टू म्यूचुअल फंड्स शैल बी एलिजिबल फॉर एलोकेशन अंडर द बैलेंस अवेलेबल फॉर द क्यूआईबी. तो यहाँ पे ये लिखा है कि मिनिमम 5% तो म्यूचुअल फंड को आप दे ही सकते हो, लेकिन इनकेस अगर क्यूआईबीज ने 45% और नहीं लिया तो आप म्यूचुअल फंड को फिर और भी अलॉट कर सकते हो, ये भी लिखा है. देन मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, तो वो ये कह रहे हैं कि आईपीओ का जितना भी इशू साइज है उसका 90% है जो वो सब्सक्राइब हो जाना चाहिए. अगर 90% इशू साइज सब्सक्राइब नहीं हुआ इशू, तो उसके बाद वो आईपीओ को फेल करार दिया जाएगा और आपको लिस्टिंग परमिशन नहीं मिलेगी. द मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव्ड इन द इशू शैल बी एटलीस्ट 90% ऑफ द ऑफर थ्रू द ऑफर डॉक्यूमेंट. ठीक है, तो ऑफर डॉक्यूमेंट में जितना दिया गया उसका 90% अलॉट हो जाना चाहिए, अदरवाइज वो, और इसके अंदर अंडरराइटिंग इंक्लूडेड है. ठीक है. देन प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट, रिफंड एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. अब मान के चलिए आईपीओ फेल हो गया, तो आपको सारा पैसा जो है हर इन्वेस्टर को रिफंड करना पड़ेगा. या फिर आईपीओ सक्सेस हो गया तो हर इन्वेस्टर को आपको शेयर्स अलॉट करने पड़ेंगे. ठीक है, और अगर आपने शेयर्स अलॉट नहीं करे या फिर आपने रिफंड टाइम पे नहीं करा तो आपको पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ेगा. ठीक है, तो सेबी एज अ पार्ट ऑफ इट्स कंटिन्यूइंग एफर्ट्स टू स्ट्रीमलाइन द पब्लिक इशू प्रोसेस हैज डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ यूपीआई एज अ पेमेंट मैकेनिज्म विद आसबा. ये आसबा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. फॉर एप्लीकेशन इन द पब्लिक इशू बाय द रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर. तो आपको पता ही होगा आज की तारीख में हम गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, इनसे भी आईपीओ में पैसे लगा सकते हैं, और जस्ट यूपीआई, आपको अपना यूपीआई मेंशन करना होता है और यूपीआई से ओटीपी के थ्रू हम लगा सकते हैं. और ये हमारा कौन फीचर, ये सर्विस कौन देता है, ब्रोकर्स, स्टॉक ब्रोकर्स के थ्रू हम ये पैसा लगा सकते हैं. देन अलॉटमेंट प्रोसीजर एंड बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, ये आईपीओ लॉन्च करने से पहले ही बताना होता है और इसको ऑफर डॉक्यूमेंट में मेंशन करके सेबी को भेजना भी होता है. द इशूअर शैल नॉट मेक एनी अलॉटमेंट पर्सुएंट टू अ पब्लिक इशू इफ द नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव अलॉटीज इज लेस देन 1000. तो कम से कम 1000 अलॉटीज आपको चाहिए, 1000 शेयर होल्डर, 1000 मेंबर्स आपको चाहिए ही चाहिए कंपनी को. The issuer shall not make any allotment in excess of the specified security offered through the offer document, except in case of oversubscription for the purpose of rounding off to make allotment in consultation with the designated stock exchange. तो अगर ऑफर डॉक्यूमेंट में 1 करोड़ शेयर ऑफर करने का वो है, तो आपको 1 करोड़ ही, कंपनी को 1 करोड़ ही अलॉट करना है. ये नहीं है कि वो 2 करोड़ 3 करोड़, उसको ज़्यादा पैसा मिल गया तो 3 करोड़ नहीं.
अगर मान के चलिए राउंड ऑफ करने के लिए उसको 1 करोड़ के साथ 10,000 शेयर एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, तो 10,000 राउंड ऑफ के चक्कर में वो 10,000 रुपये दे सकता है, वो अलाउड है, लेकिन उसके लिए पहले स्टॉक एक्सचेंज से कंसल्ट भी करना पड़ेगा। The allotment of specified security to applicants other than the retail individual investor, non-institutional investor and anchor investors shall be on a proportionate basis within the respective investor category, यानी employees की बात कर रहा है, and the number of security allotted shall be rounded up to the nearest integer again. The allotment of specified security to each retail investor shall not be less than the minimum bid lot, और minimum bid lot SEBI ने कितना प्रिस्क्राइब करा है 15,000 रुपीज़ का, तो मिनिमम 15,000 रुपीज़ के शेयर्स अलॉट करने ही हैं इन केस अगर उनको अलॉट आपको करने। तो मान के चलिए ओवर सब्सक्रिप्शन अगर नहीं है तो सबको 15,000 का मिलेगा, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है तो कईयों को मिलेगा, फिर कईयों को नहीं मिलेगा, लॉटरी सिस्टम होती है, क्योंकि 15,000 से नीचे का आप अलॉट ही नहीं कर सकते। द अलॉटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी टू NIIs नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स शैल नॉट बी लेस देन द मिनिमम एप्लीकेशन साइज, और वो होती है कितने की, 2 लाख रुपए की, तो 2 लाख रुपीज़ मिनिमम देने ही पड़ेंगे। Allotment, refund and payment of interest. The lead manager shall ensure that the allotment, credit of dematerialization securities and refund or unblocking of application money shall be applicable and are done electronically. तो क्या कह रहा है कि आज की तारीख में फिजिकल तो होता नहीं है, फिजिकल होल्डिंग ऑफ शेयर्स भी नहीं होता, फिजिकल ट्रांसफर ऑफ फंड्स भी नहीं होता, तो वो ये कह रहा है कि लीड मैनेजर को ऐसा अरेंजमेंट करना है कि वो शेयर्स को आराम से कंफर्टेबली डीमेट फॉर्म में अलॉट भी कर दे, या फिर अगर किसी को रिफंड देना है तो रिफंड भी आ जाए, और अगर एप्लीकेशन मनी जो कि मैंने बताया था एसबा से लॉक होती है एप्लीकेशन मनी, वो एप्लीकेशन भी वो रिलीज करा सके। व्हेन द स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज आर नॉट अलॉटेड और द एप्लीकेशन मनीज आर नॉट रिफंडेड और अनब्लॉक्ड विद इन द पीरियड स्टिपुलेटेड अबव, द इश्यूअर शैल अंडरटेक टू पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। अगर ईश्वर ने सही समय पे, मतलब जो स्पेसिफाइड टाइम है विद इन 15 डेज जो भी होता है, तो अगर उस टाइम पीरियड तक ईश्वर ने आपको या तो शेयर्स अलॉट नहीं करे या आपको पैसा रिफंड नहीं करा, तो उसको ब्याज देना पड़ेगा उस पैसे पे, कितना, 15% सालाना के हिसाब से, ठीक है। तो ये था लास्ट टॉपिक, अलॉटमेंट, रिफंड एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। सो वी हैव कवर्ड ऑल ऑफ द टॉपिक्स फ्रॉम दिस चैप्टर, सो विल मीट विद द न्यू चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, विल डिस्कस द न्यू टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो।